नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका भूगोल की इस क्लास में। दोस्तों, हम आज एक नए टॉपिक के साथ में आपसे रूबरू हो रहे हैं। आज का अपना टॉपिक है वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत आने वाला ये पोर्शन रहेगा और आज हम शुरू कर रहे हैं पृथ्वी की गतियां। साथियों, पृथ्वी की गतियां, जैसा कि पृथ्वी की गति से तात्पर्य है, सामान्य रूप से आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं ये लगभग ये बात जानते हैं कि पृथ्वी है वो दो प्रकार से गति करती है। वो गति किस तरह से होती हैं, उस गति की दिशा क्या होती है, उसकी स्पीड क्या होती है और किस प्रकार से पृथ्वी की गतियों के द्वारा हमारे यहां पर जो परिवर्तन नजर आते हैं, जो इसका प्रभाव नजर आता है, हम उसकी बात पृथ्वी की गतियों के रूप में करेंगे। या यूं कहें कि पृथ्वी की गतियों का हमारे दैनिक जीवन पर क्या प्रभाव नजर आता है, इसके संबंध में भी हम इसके अंतर्गत बात करेंगे। सामान्य रूप से यह देखने को मिलता है कि पृथ्वी की गति के कारण ही हमारे यहां इस पृथ्वी जगत पर दिन रात होते हैं, ऋतुओं में बदलाव होते हैं और इसके अलावा उपसौर और अपसौर जैसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं तथा ज्वार और भाटे की उत्पत्ति तथा इसके अलावा कोरिलेसिस बल इत्यादि जो प्रभाव नजर आते हैं वे पृथ्वी की गतियों के द्वारा ही होते हैं। लेकिन वे किस गति के द्वारा होते हैं, इसकी बात हम यहां पे क्लासों में करेंगे। साथियों, सबसे पहले मैं एक सामान्य सी जानकारी देना चाहूंगा कि कई बार हम सोचते हैं कि पृथ्वी जब गति करती है तो पृथ्वी के गति करने पर हम उस पृथ्वी की गति के साथ गतिमान क्यों नहीं हो पाते हैं, या यूं कहें कि जो पृथ्वी पर मौजूद जो एक अस्थिर वस्तुएं हैं, जिसमें चाहे प्राणी जगत हो या फिर कोई भी निर्जीव वस्तुएं हो, सजीव निर्जीव कुछ भी, तो ये प्रभावित डायरेक्टली इफेक्टिव क्यों नहीं होती हैं, ये डायरेक्टली पृथ्वी के साथ साथ में क्यों नहीं घूमती हैं। इसका सबसे बड़ा कारण ये है साथियों कि पृथ्वी दो प्रकार की गति करती है और दोनों ही गतियां पृथ्वी की एक साथ चला करती हैं। यानी कि जब पृथ्वी की एक गति है जिसमें पृथ्वी अपने अक्ष पर घुमा करती है, इसे कहते हैं हम घूर्णन गति। जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, अपने स्थान पर घूमती है, तो उसे बोला जाता है घूर्णन गति, या फिर जिसे हम रोटेशन मोशन कहते हैं या जिसे हम परिभ्रमण कहते हैं। दोस्तों, इसके अलावा पृथ्वी की एक दूसरी गति होती है जिसमें पृथ्वी अपने सौर परिवार के मुखिया अर्थात एक स्थिर पिंड है जिसे हम सूर्य कहते हैं, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर जब चक्र लगाती है तो इस तरह से हम उसे कहते हैं परिक्रमण गति। अर्थात पृथ्वी दो प्रकार की गतियां करती हैं और दोनों ही गतियां एक साथ चला करती हैं। ऐसा भी नहीं होता कि पृथ्वी परिक्रमण पूरा होने के बाद में परिभ्रमण शुरू कर दे या फिर परिभ्रमण को रोक के परिक्रमण शुरू कर दे, ऐसा नहीं होता है। पृथ्वी दोनों ही गतियां निरंतर करती हैं। इस कारण से हमारे इस पृथ्वी जगत पर कोई भी इस या यूं कहें कि पृथ्वी की घूर्णन गति का हमें डायरेक्ट प्रभाव नजर नहीं आता है। हम इसके साथ में इधर उधर नहीं घूमते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं। इसके अलावा हम किस तरह से कह सकते हैं कि पृथ्वी गति करती है जब हम तो महसूस ही नहीं कर रहे। तो सामान्य रूप से अगर हम इस बारे में बात करें तो यहां देखिएगा, यदि पृथ्वी घूमती नहीं तो क्या पृथ्वी यदि पृथ्वी गति नहीं करती तो क्या सूर्य की रोशनी दिन में, जैसे हम देखते हैं सामान्य रूप से हम देखते हैं कि सुबह उठते हैं, सूर्य पूर्व की ओर आपको उदित होता हुआ नजर आता है और जैसे ही सांझ होती है सूर्य है वो पूरा इस तरह से चक्र लगाता हुआ सांझ के समय में दूसरी तरफ अर्थात पश्चिम दिशा की ओर लौट जाता है और अस्त हो जाता है। तो ये कैसे संभव हुआ? सूर्य तो पृथ्वी के चारों ओर चक्र लगाता नहीं है। सूर्य के चारों ओर ग्रह और जो भी सौर परिवार के जो सदस्य कहें या पिंड कहें, वे पिंड इसके ओर चारों ओर गति करते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्र लगाती है और पृथ्वी अपने अक्ष पर भी घूमती है। इसके परिणाम स्वरूप ही दिन और रात बनते हैं। यदि पृथ्वी गति नहीं करती तो हमारे यहां देखने को मिलता कि पृथ्वी का जो एक पोर्शन है, पृथ्वी का एक भाग है, ये वर्ष पर्यंत यहां दिन रहता और पृथ्वी का दूसरा भाग हमेशा अंधेरे के साए में रहता। तो यूं कह सकते हैं कि पृथ्वी की गति के कारण ही पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। यदि पृथ्वी गति नहीं करती तो मान लो यहां सूर्य है और
सूर्य है तो वर्ष पर्यंत सूर्य की रोशनी इस भाग को, इस आधे भाग को ही मिलती रहती, लेकिन इसके दूसरी तरफ का जो भाग है वो सदैव अंधेरे से ढका रहता, इस तरफ सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता। तो ये कई ऐसे कारण हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो मौसमी बदलाव होते हैं, किस तरह से हमारे यहां शीत ऋतु से फिर ग्रीष्म ऋतु का आगमन, वर्षा ऋतु का आगमन, किस तरह से ये शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु का ये जो सर्कल चलता है, ये भी पृथ्वी की गति को ही प्रमाणित करता है कि पृथ्वी गति करती है। ये सब अलग अलग गतियों के प्रभाव हैं जो हम यहां पर देखेंगे। तो इस प्रकार से कैसे गतियां होती हैं, एक डायग्राम के माध्यम से आप समझ सकते हैं। यहां इस डायग्राम को देखिएगा, जिससे आप देख पाएंगे कि पृथ्वी किस प्रकार से दो प्रकार की गतियां करती हैं। तो यहां देखिएगा, ये है सूर्य और ये पृथ्वी। देखिएगा इस तरह से ये है पृथ्वी जब सूर्य के चारों ओर चक्र लगाती है, तो इस दौरान इसे कहा जाता है दीर्घ वृत्ताकार परिपथ, अर्थात ये पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर चक्र लगाने की एक कक्षा है, एक निश्चित परिपथ है, एक निश्चित रास्ता है। इस दौरान पृथ्वी के इस मार्ग में अन्य कोई भी ग्रह उपग्रह शामिल नहीं होते हैं। यदि ऐसा नहीं होता, सभी ग्रहों का अपना एक परिपथ निश्चित है, यदि इन ग्रहों का परिपथ निश्चित नहीं होता तो एक दूसरे से आपस में टकरा जाते। तो यहां हम इस बात को यहां इस चित्र के माध्यम से यहां स्पष्ट कर सकते हैं कि पृथ्वी किस तरह से अपने एक निश्चित परिपथ में, एक निश्चित मार्ग में सूर्य के चारों ओर चक्र लगा रही है। और इस तरह से पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्र लगाना रिवॉल्यूशन कहलाता है, अर्थात इसे हिंदी में हम परिक्रमण कहते हैं। इसे हम हिंदी में परिक्रमण कहते हैं। तो यहां पर हम बात करें तो ये जो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का गति करना क्या कहलाता है? परिक्रमण गति कहलाता है। तो ये इस तरह से परिक्रमण गति हो रही है। वहीं दूसरी ओर यहां आप देखेंगे तो ये क्या है? रोटेशन मोशन हो रहा है, अर्थात पृथ्वी अपने अक्ष पर साथ साथ में घूम रही है। देख पा रहे हैं यहां किस तरह से, यहां आप देख रहे हैं कि पृथ्वी यहां से होती हुई इस एरो के अकॉर्डिंग आप यहां देख पा रहे हैं, तो इस एरो से आप समझ पाएंगे कि पृथ्वी इस तरह से पश्चिम से पूर्व की ओर लगातार गति कर रही है और साथ साथ में अपने अक्ष पर भी घूमती हुई नजर आ रही है। तो ये इसका पृथ्वी का स्वयं का एक अक्ष है जिस पर ये घूमती हुई आगे की ओर बढ़ती है। इस तरह से पृथ्वी है वो गति कर रही है। तो इस दौरान इस गति को हम परिक्रमण गति कहते हैं, जब सूर्य के चारों ओर चक्र लगा रही है। वहीं जब पृथ्वी अपने अक्ष पर, स्वयं के अक्ष पर जब चक्र पूरा कर रही है तो इसे कहा जाता है रोटेशन मोशन, या इसे कहा जाता है घूर्णन गति, या दूसरे शब्दों में कहें घूर्णन गति, या इसे कहा जाता है परिभ्रमण गति, या क्या बोलेंगे इसे? परिभ्रमण गति कहा जाता है। तो इस तरह से हम यहां देख रहे हैं कि जो पृथ्वी है वो दो प्रकार की गतियां करती है। हम इन दोनों प्रकार की गतियों के बारे में यहां पढ़ेंगे कि किस प्रकार से ये गति करती हैं और ये गतियां किस तरह से पूर्ण होती हैं और कितनी अवधि में ये गति पूरी होती हैं, हम इसकी भी यहां पर बात करेंगे। तो सामान्य रूप से हम जहां इस गतियों की बात करते हैं तो पृथ्वी जब घूर्णन गति करती है तो घूर्णन गति यानी कि अपने स्वयं के पांव पर, स्वयं के अक्ष पर पृथ्वी का घूमना कहलाता है घूर्णन गति। ये 24 घंटे में पूरा करती हैं। ये मैं सामान्य तौर से बात कर रहा हूं, मैं एग्जैक्टली नक्षत्र दिवस की भी बात करूंगा। तो जब सामान्य रूप से ये पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक चक्र पूरा करती हैं तो इसे कहा जाता है, इसे सूर्य दिवस कहा जाता है, या यूं कहें कि इस तरह से एक दिन में पूरा करती हैं तो इससे दिन रात का निर्माण होता है, इसलिए इसे दैनिक गति कहा जाता है। वहीं दूसरी ओर पृथ्वी सूर्य के चारों ओर जब चक्र पूरा करती है तो इस चक्र को पूरा करने में इस पृथ्वी को लगभग 365 दिन लगते हैं। इस कारण से हम कहते हैं कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्र लगाने में एक साल लगाती हैं। इससे वार्षिक एक वर्ष का निर्माण होता है 365 दिन से, इसलिए हम इसे वार्षिक गति कहते हैं। तो ये दो प्रकार की गतियां होती हैं और किस तरह से ये गतियां करती हैं इसके बारे में हम आगे और देखते हैं। तो हम सबसे पहले गति को शुरू करें उससे पहले यहां इस डायग्राम के माध्यम से समझिएगा कि पृथ्वी किस तरह से अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इसका जो झुकाव यहां से नजर आ रहा है ये 23.5 डिग्री झुकी हुई है और पृथ्वी के इस झुकाव के कारण ही हमारे यहां ऋतुवत बदलाव होते हैं और विभिन्न प्रकार की जो गतियों का प्रभाव नजर आता है। देखिएगा किस तरह से
इस डायग्राम के माध्यम से आप समझ पा रहे हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर, यहां से देखें तो यदि आपने कभी ग्लोब देखा हो तब भी आप अंदाज लगा सकते हैं कि ग्लोब के माध्यम से आप समझ सकते हैं। जिस तरह से मैं, इस तरह से एक ग्लोब होता है, जो ग्लोब इस तरह से आपको झुका हुआ नजर आ रहा है ना। तो इस तरह से जब ग्लोब झुका हुआ होता है तो ये एक्चुअल में तो इसका इस तरह से होता है, लेकिन होना क्या चाहिए, अगर ये झुकाव नहीं होता तो क्या होता, इस तरह से सीधा होता। लेकिन ये जो झुकाव नजर आ रहा है, ये झुकाव पृथ्वी का वास्तविक झुकाव है, जिसे हम पृथ्वी का अक्षीय झुकाव कहते हैं, अपने अक्ष पर पृथ्वी का झुकाव। और ये झुकाव है दोस्तों 23.5 डिग्री, 23 डिग्री 30 मिनट, ये इसका झुकाव है। और किस ओर है, ये झुकाव पूर्व दिशा की ओर है। तो याद रखिएगा, पृथ्वी अपने अक्ष पर पूर्व की ओर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। और इसके झुकाव के क्या प्रभाव भी होंगे उसे भी हम यहां आपके साथ में साझा करेंगे। इससे पहले अब हम यहां बात करते हैं पृथ्वी की गतियों के बारे में, और फिर हम एक एक गति को यहां डिटेल करेंगे। तो यहां सबसे पहले हम पृथ्वी की गतियों के संदर्भ में यहां पर बात करें। पृथ्वी की गतियां, मोशन ऑफ अर्थ, पृथ्वी की गतियां। पृथ्वी दो प्रकार की गतियां करती हैं, कौन कौन सी? एक को कहते हैं घूर्णन गति, या इसी को बोला जाता है परिभ्रमण गति, परिभ्रमण गति। तो यहां कंफ्यूज ना होएं कि परिभ्रमण, कई बार बच्चे परिभ्रमण और परिक्रमण में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसके लिए बताना चाहूंगा कि घूर्णन और परिभ्रमण एक ही होते हैं। इसको अंग्रेजी में बोला जाता है रोटेशन मोशन, इसे कहा जाता है रोटेशन। और दूसरा परिक्रमण, दूसरा परिक्रमण गति, परिक्रमण गति, और इसे बोला जाता है रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन मोशन, अर्थात परिक्रमण गति। अब देखिएगा सामान्य रूप से हम इसको कैसे पहचान सकते हैं, तो यहां हम थोड़ा सा ये भी बात यहां आपके साथ साझा करें कि जो घूर्णन गति है, ये घूर्णन गति एक दिन में पूरा कर लेती हैं, इसलिए इसे बोला जाता है दैनिक गति। क्या बोलते हैं? इसे कहा जाता है दैनिक गति, अर्थात ये लगभग 24 घंटे में पूरा करती हैं। ये गति लगभग 24 घंटे में पूरा करती हैं, इसलिए इसे दैनिक गति कहते हैं। वहीं परिक्रमण गति को कहा जाता है, परिक्रमण गति को कहा जाता है वार्षिक गति। क्या बोलेंगे? इसे वार्षिक गति कहा जाएगा। और वार्षिक गति की बात करें तो साथियों, लगभग पृथ्वी सूर्य के चारों ओर 365 दिन में एक परिक्रमण गति पूरा करती है, इसलिए इससे वर्ष का निर्माण होता है, इसलिए इसे कहा जाता है वार्षिक गति। और अंतर क्या हो सकता है, तो इसके संदर्भ में और अगर हम इसकी बात करें तो घूर्णन गति है वो पृथ्वी अपने अक्ष पर करती है, और परिक्रमण गति सूर्य के चारों ओर करती हैं। तो यहां पर इसकी भी हम बात करें, अपने अक्ष पर, वहीं दूसरी ओर वार्षिक गति या परिक्रमण गति सूर्य के चारों ओर की जाती है। ये एक सामान्य से इन दोनों की पहचान कह सकते हैं, या इन दोनों के अंतर, एक सामान्य से अंतर कह सकते हैं कि क्या क्या इसमें अंतर है, जिससे हम ये बात कह सकें कि पृथ्वी की जो गतियां हैं वो किस तरह से पहचानी जा सकती हैं। तो सामान्य रूप से ये हमें जानकारी होनी चाहिए। अब इसके पश्चात हम बात करेंगे
सबसे पहले हेडिंग डालते हैं घूर्णन गति की, कि घूर्णन गति क्या होती है और इसके क्या प्रभाव होते हैं, किस तरह से घूर्णन गति होती है। हम इस संदर्भ में भी यहां पर आपके साथ में इस बात को यहां साझा करें। तो हम यहां शुरू कर रहे हैं, पहली गति की बात कर रहे हैं, और पहली गति घूर्णन गति। घूर्णन या परिभ्रमण गति, घूर्णन या परिभ्रमण गति, या इसे हम कहेंगे रोटेशन मोशन। ठीक, चलिए बात करते हैं घूर्णन परिभ्रमण गति या रोटेशन मोशन की। तो किस तरह से ये गति होती है, इसकी स्पीड क्या होती है और किस तरह से इसका क्या पूछा जाता है परीक्षाओं में। साथियों, पृथ्वी जब अपने अक्ष पर, जैसा कि मैं अभी पहले ही बात कर चुका हूं, पृथ्वी अपने अक्ष पर यह गति करती है, और ये गति पृथ्वी अपने अक्ष पर करती है अर्थात 24 घंटे में पूरी करती है। और इस संदर्भ में कहें कि पृथ्वी का अपने अक्ष के सापेक्ष पश्चिम से पूर्व की ओर गति करना परिभ्रमण गति या घूर्णन गति कहलाता है। दोस्तों, इस दौरान जो गति होती है यह लगभग 1670 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से होती है। और यहां ध्यान देने लायक बात यह है कि यहां पृथ्वी जो गति कर रही है वो पश्चिम से पूर्व की ओर कर रही है। अर्थात किस तरह, जिस तरह से हम एक लट्टू को एक टेबल के ऊपर इस तरह से घुमाते हैं, तो वो लट्टू किस तरह से अपने अक्ष पर घूमता है, सेम उसी टाइप से ये गति होती है। और मुख्य रूप से यहां हमें ध्यान देने योग्य बात है इसकी दिशा की। और यहां कितना इजी है कि पृथ्वी दो प्रकार की गतियां करती हैं, और दोनों ही प्रकार की गतियां पश्चिम से पूर्व की ओर करती हैं। अर्थात याद करने के लिए आपको बता दें, पृथ्वी अपने द्वारा की जाने वाली दोनों गतियों को पप्पू की तरह करती हैं, अर्थात पश्चिम से पूर्व की ओर करती हैं। यह बात भी आपको यहां पर ध्यान रखनी है। तो पृथ्वी किस तरह से गति करती है, पश्चिम से पूर्व की ओर गति करती हैं। अब ये कितने अवधि में करती है, इसकी औसत गति क्या है और इसके प्रभाव क्या है, इसकी दिशा क्या है, ये सारी की सारी बात हम यहां पर करते हैं। तो साथियों, सबसे पहले हम इसकी बात करें, सामान्य रूप से हम कहें पृथ्वी का परिभाषा क्या हो सकती है, तो यहां परिभाषा है कि पृथ्वी का अपने अक्ष के सापेक्ष, पृथ्वी का अपने अक्ष के सापेक्ष या दूसरे शब्दों में कहें अपने अक्ष पर, अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर किस तरह से घूमती है, जैसे लट्टू घूमता है। पश्चिम से पूर्व की ओर की जाने वाली गति, की जाने वाली गति को घूर्णन गति कहा जाता है। घूर्णन गति कहते हैं। ठीक है, विशेष रूप से आपको यहां ध्यान क्या देना है, यहां स्पेशली ध्यान रखना है अपने अक्ष पर घूमती है। दूसरी बात ध्यान रखनी है, पश्चिम से पूर्व की ओर ये गति होती है। तो इस तरह से हमें ये दोनों ही बातें यहां पर ध्यान रखनी है। अब हम आगे बात करते हैं, यहां देखिएगा, पहले यहां समझ सकते हैं आप किस तरह से ये रोटेशन मोशन हो रहा है। और जैसा कि मैंने आपको कहा, इसकी स्पीड के संदर्भ में कहा कि सामान्य रूप से ये औसतन 1670
1670 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से घूम रही हैं। अब यहां और दिशा की बात करें तो एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा के विपरीत, या यूं कहें वामाव्रत टाइप से, या यूं कहें कि पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। तो यहां इस एरो के माध्यम से आप देख पाएंगे कि किस तरह से ये एरो यहां आप को ये इंडिकेट कर रहे हैं। ये इस तरह से एरो की टाइप में घड़ी की दिशा के विपरीत कहें या फिर वामाव्रत टाइप या पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। और साथियों, पृथ्वी का पश्चिम से पूर्व की ओर गति करना, घूर्णन गति करना ही करने के कारण ही सूर्योदय सदैव पूर्व से होता है। तो यहां आप देख पाएंगे किस तरह से ये गति हो रही है और इस तरह से पृथ्वी है वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। यदि मैं यहां कहूं कि यहां सूर्य इस तरह से यहां है, तो आप यहां देख पाएंगे कि जहां पृथ्वी इस स्पीड से लगभग 1650 कहें या 1670 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से इस तरह से घूमेगी, तो जो पोर्शन सूर्य के सामने की ओर होगा वहां दिन, और इसके विपरीत दूसरी तरफ का जो भाग, जहां जो भाग सूर्य के विपरीत होगा वहां पर अंधेरा होगा, वहां रात होगी। तो ये दिन और रात का बनना भी इस पृथ्वी की घूर्णन गति का प्रभाव है। तो साथियों, इसके अलावा क्या इफेक्ट होंगे वो भी बात करेंगे। तो इस तरह से हम यहां देख पा रहे हैं कि सूर्य सदैव पृथ्वी की घूर्णन गति के परिणाम स्वरूप पूर्व की ओर उदित होता हुआ नजर आता है। अब यहां बात करते हैं, तो इस तरह से यहां स्पीड देख पा रहे हैं कि सर्वाधिक स्पीड हमें भूमध्य रेखा पर नजर आती है। सबसे ज्यादा स्पीड कहां होती है? भूमध्य रेखा पर होती हैं, और सबसे कम स्पीड होती है ध्रुवों पर, जैसा कि आप इस डायग्राम से क्लियर कर सकते हैं। तो इस तरह से सर्वाधिक स्पीड कहां होती है? घूर्णन गति के दौरान सर्वाधिक स्पीड भूमध्य रेखा पर होती है। एग्जाम्पल के रूप में अगर आपको बताना चाहूं तो आप लट्टू को घुमाइएगा। लट्टू को जब घुमाएंगे तो आपको मध्य भाग से लट्टू बाहर की ओर निकलता हुआ इस तरह से उभरता हुआ नजर आएगा। वही वो इस चीज को इंगित करता है कि जो भी पिंड होता है इसको हम घुमाते हैं तो उसका सर्वाधिक उस पर प्रभाव है, वो सर्वाधिक तीव्र स्पीड गति सबसे ज्यादा हमेशा मध्य भाग में होती है, और यह मध्य भाग पृथ्वी की विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा का भाग होता है। इस कारण से हम आगे और बात करेंगे। हम बात करेंगे अपकेंद्रित बल की बात करेंगे, अभिकेंद्रित बल की बात करेंगे, हम विक्षेपण बल की भी बात करेंगे, वहां ये चीजें और क्लियर करेंगे। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं, ये सामान्य डायग्राम से हम समझ सकते हैं। तो हम अभी बात कर चुके हैं इसकी घूर्णन या परिभ्रमण गति की परिभाषा की। अब आगे हम बात करें इसकी दिशा की। सबसे पहले बात करते हैं घूर्णन की दिशा। घूर्णन गति की दिशा, और हम बात कर चुके हैं इसकी दिशा की कि यह किस तरह से घूमती हैं? पप्पू की तरह घूमती हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर। या कैसे भी प्रश्न आए, हमारा उत्तर हमेशा सही होना चाहिए। तो मैं यहां दूसरे शब्दों में कहूं तो ये घड़ी की विपरीत दिशा या घड़ी की दिशा के विपरीत, अंग्रेजी में जिसे कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज, इंग्लिश में हम कहें एंटी क्लॉकवाइज घूमती हैं, या और स्पष्ट करें तो वामाव्रत टाइप में इसका मोशन रहता है, इसकी गति रहती है, इसकी दिशा रहती है गति की। ठीक है, तीनों ही प्रकार से हमारा उत्तर यहां क्लियर होना चाहिए। तो यहां हम कहें तो एक एंटी क्लॉकवाइज, याद रखिएगा, एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा के विपरीत चलती है। चलिए, इसका इफेक्ट क्या रहता है कि इसी के प्रभाव स्वरूप, इसी कारण सूर्योदय सदैव पूर्व से होता है। यही कारण है कि सूर्योदय सदैव पूर्व से होता है। और इसके पश्चात फिर हम बात करें दिशा के पश्चात इसकी औसत गति क्या होती है।
औसत गति। साथियों, औसत गति की बात करें तो माना जाता है 1670 किलोमीटर पर आवर, प्रति घंटा की स्पीड से ये गति चलती हैं। बहुत फास्ट हैं, यूं कहें कि ये जो 1670 किलोमीटर प्रति घंटा है, और सर्वाधिक गति होती हैं ये भूमध्य रेखा पर होती हैं। ये भी ध्यान रखिएगा, सर्वाधिक गति भूमध्य रेखा पर एवं न्यूनतम गति ध्रुवों पर होती हैं। न्यूनतम गति ध्रुवों पर होती हैं, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। क्योंकि हम लट्टू को देखें तो लट्टू में आप देखेंगे, लट्टू को जब घुमा के देखिएगा प्रैक्टिकली, तब भी आपको ये चीज क्लियर हो सकती है। या अपनी एक बाल्टी के अंदर पानी डालिए, उसमें थोड़ा सा पानी उस ऊपर किनारे से थोड़ा कम रखिए, उसको अच्छे से पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाइए तो आपको ये महसूस होगा कि जो जल है वो जल मध्य भाग से अपने किनारों से ऊपर की ओर उठता हुआ नजर आएगा, और जो उसका सेंटर पॉइंट होगा वहां से वो अंदर की ओर चलता हुआ नजर आएगा। वो जो सेंटर पॉइंट वो ध्रुवों को प्रदर्शित करेगा, और जो बाहर की ओर उभरता हुआ जल नजर आएगा वो आपको इस भूमध्य रेखीय क्षेत्र या मध्य भाग को प्रदर्शित करेगा। इस तरह से आप इसे प्रैक्टिकली भी समझ सकते हैं। साथियों, औसत गति के पश्चात फिर हम यहां बात करें इसकी घूर्णन अवधि क्या होती है, कितने समय में ये पूर्ण करती हैं। चलिए बात करें घूर्णन अवधि की। घूर्णन अवधि की बात करें, सामान्य रूप से हम घूर्णन अवधि के संदर्भ में कहते हैं कि 24 घंटे में घूर्णन अवधि पूरी होती है। एग्जैक्टली बात करें तो एग्जैक्टली 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में पूरा करती हैं। अर्थात ये जो एग्जैक्टली जो इसका जो आंकड़ा है, जो डेटा है, इसको हम नक्षत्र दिवस कहते हैं। तो एग्जैक्टली ये कितने समय में पूरा कर रही हैं? 23 घंटे 56 मिनट व 4 सेकंड में ये गति पूर्ण करती हैं। और इस गति को कहते हैं वास्तविक अवधि। इस अवधि को हम कहते हैं वास्तविक अवधि। यह घूर्णन की वास्तविक अवधि है। यह घूर्णन की वास्तविक अवधि है, जिसे नक्षत्र दिवस कहा जाता है। जिसे नक्षत्र दिवस कहा जाता है। और आपको जानकारी होगी, कहा जाता है, जो हमारे यहां ज्योतिष इत्यादि की जो अपनी गणनाएं होती हैं वे नक्षत्र दिवस पर आधारित होती हैं, न कि जो कि 24 घंटे वाले सौर दिवस के आधार पर। इसके अलावा हम औसत अवधि की बात करते हैं तो औसत अवधि 24 घंटे मानी जाती है, जिसे सौर दिवस कहा जाता है। घूर्णन की औसत अवधि, घूर्णन की औसत अवधि 24 घंटे, औसत अवधि 24 घंटे होती हैं, जिसे सौर दिवस, जिसे सौर दिवस कहा जाता है। सौर दिवस कहा जाता है। तो याद रखिएगा, यहां सौर दिवस क्या होता है और नक्षत्र दिवस क्या होता है, यह चीज आपको यहां क्लियर हो रही है। एग्जैक्टली बात करें तो नक्षत्र दिवस वास्तविक अवधि होती है, और जहां हम
औसत अवधि की बात करें तो औसत अवधि को सौर दिवस कहा जाता है। यह भी साथ साथ में आपको ध्यान रखना है। अब हम इसके अलावा बात करते हैं इसके घूर्णन गति के प्रभाव की, क्या प्रभाव पड़ते हैं, हम इसकी बात करते हैं यहां। घूर्णन गति के प्रभाव, घूर्णन गति के प्रभाव। तो देखिएगा घूर्णन गति के प्रभाव के परिणाम स्वरूप क्या क्या बदलाव नजर आते हैं, हमें क्या क्या इफेक्ट्स हम यहां फील करते हैं, इसकी बात करें तो हम सामान्य रूप से यहां देखते हैं घूर्णन के परिणाम स्वरूप दिन रात बनते हैं। क्या बनते हैं? दिन रात बनते हैं। इसके अलावा देशांतरों का निर्माण होता है, देशांतरों का जो निर्धारण होता है, लॉन्गिट्यूड्स जो बनते हैं वो पृथ्वी की घूर्णन गति के परिणाम स्वरूप बनते हैं, जिसमें हम कहते हैं कि पृथ्वी सामान्य रूप से 24 घंटे में एक चक्र पूरा करती है, जिसको हम घूर्णन गति कहते हैं। और इस दौरान पृथ्वी 360 डिग्री का कोण बनाती है और इस तरह से 360 देशांतरों का निर्धारण होता है। मोटे मोटे रूप से हम इसकी भी बात करेंगे। और इसके अलावा इसका इफेक्ट क्या रहता है कि पृथ्वी की घूर्णन गति के परिणाम स्वरूप ही ज्वार भाटे की उत्पत्ति होती है। इसके परिणाम स्वरूप ही अस्थायी पवनों और जल धाराओं की दिशा में बदलाव होते हैं, जिसको हम कोरलिसिस प्रभाव कहते हैं। तो कोरलिसिस प्रभाव भी इसके कारण होता है, या यूं कहें कि इस घूर्णन गति के परिणाम स्वरूप 3 प्रकार के हमें यहां बल नजर आते हैं, या 3 प्रकार के बलों की उत्पत्ति होती है, जिसमें हम बात करते हैं एक होता है अपकेंद्रीय बल, एक होता है अभिकेंद्रीय बल और एक होता है विक्षेपण बल, जिसे कोरलिसिस बल कहा जाता है। तो साथियों इस प्रकार से इसके द्वारा अस्थायी पवनों और जल धाराओं की दिशा में परिवर्तन होता है, ज्वार भाटे की उत्पत्ति होती है, और साथ ही इसके अलावा इससे जिस प्रकार से हमने अभी बात की, ये 3 प्रकार के बल क्रिएट होते हैं। और साथ ही साथ इस प्रकार से हम यहां बात करेंगे, ये विशेष प्रभाव है। एक बार मैं यहां पर लिखता हूं एक साथ में और फिर हम एक एक को यहां डिटेल करेंगे। नंबर 1 इसके प्रभाव क्या रहते हैं। नंबर 1 दिन रात का बनना, दिन रात का बनना घूर्णन गति का परिणाम। नंबर 2 देशांतरों का निर्धारण। नंबर 2 देशांतरों का निर्धारण। नंबर 3 ज्वार भाटा, ज्वार भाटा की उत्पत्ति में भी। नंबर 4 अस्थायी पवनों एवं अस्थायी पवनों एवं समुद्री जलधाराओं, समुद्री जल धाराओं की दिशा में बदलाव, फेरल का नियम। जल धाराओं की दिशा में बदलाव तथा नंबर 5 विभिन्न बलों की उत्पत्ति, विभिन्न बलों का निर्माण, विभिन्न बलों की उत्पत्ति। और ये विभिन्न बल कौन कौन से हैं? 3 प्रकार के बल यहां कार्य करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे। नंबर 1 अपकेंद्रीय बल, नंबर 1 अपकेंद्रीय। नंबर 2 अभिकेंद्रीय बल। नंबर 3 विक्षेपण बल, या जिसे हम कोरलिसिस बल कहते हैं, विक्षेपण बल या कोरलिस बल, कोरियोलिस
बल, ये तीन बलों की उत्पत्ति के पीछे भी इस पृथ्वी की घूर्णन गति का ही परिणाम है। तो इस तरह से ये प्रभाव हमें यहां नजर आ रहे हैं किसके द्वारा? पृथ्वी की घूर्णन गति के प्रभाव के परिणाम स्वरूप ये प्रभाव नजर आएंगे। अब हम एक एक प्रभाव की यहां बात करते हैं, डिटेल करते हैं, किस प्रकार से दिन और रात बनते हैं और उसके पश्चात किस प्रकार से देशांतरों का निर्धारण होगा, हम इन सबको यहां डिटेल करते हैं। सबसे पहले हेडिंग डालते हैं दिन और रात का बनना। नंबर 1, दिन रात का बनना। साथियों, इसे हम समझने का यहां प्रयास करते हैं किस प्रकार से दिन रात बनते हैं। पृथ्वी की घूर्णन गति के फलस्वरूप सूर्य की किरणों का प्रकाश पृथ्वी के एक भाग पर, यानी कि आप यहां जिस तरह से, अगर हम यहां ग्लोब को देखें तो यहां एक चित्र इंपोर्ट करते हैं, उसके बाद में हम इसको आसानी से समझने का प्रयास करें। एग्जैक्टली ग्लोब का चित्र नहीं मिला, हम इसी पे समझने का प्रयास करें। तो देखिएगा, किस तरह से सूर्य के प्रभाव के परिणाम स्वरूप पृथ्वी के आधे भाग पर दिन और आधे भाग पर रात होती है। तो इसे समझें तो यहां देखिएगा कि जब पृथ्वी घूर्णन करती है, अपने अक्ष पर घूर्णन करती है, तो इसके परिणाम स्वरूप जिस तरह से सूर्य की बात करें तो जहां सूर्य की उत्पत्ति, सूर्य का उदय पूर्व की ओर होता है, जिस भाग पर, यानी कि पृथ्वी का ये एक भाग है, इस एक भाग पर जहां सूर्य की रोशनी होगी, इस भाग पर हमेशा रोशनी होगी, अर्थात यहां दिन होगा। वहीं इसके दूसरे भाग पर जहां सूर्य की किरणें नहीं पहुंच पा रही हैं, इस भाग पर क्या होगा? इस भाग पर अंधेरा होगा, इस भाग पर अंधेरा होगा, जिसे हम रात कहेंगे। तो इस प्रकार से दिन और रात बनते हैं। और इसके बीच में कई बार एक प्रश्न पूछा जाता है, प्रदीप्ति व्रत क्या होता है? प्रदीप्ति व्रत क्या होता है, या जिसे हम प्रकाश व्रत भी कहते हैं, क्या होता है? तो यहां समझिएगा, ये आप देख रहे हैं एक भाग पर क्या है? रोशनी है, दूसरे भाग पर अंधेरा है। तो इस तरह से इसकी परिभाषा की बात करें, प्रदीप्ति व्रत क्या होता है? तो जहां सूर्य के सामने का, सूर्य के सम्मुख का भाग है जहां पर दिन है, और इसके विपरीत का भाग जहां रात है, इन दिन और रात को विभाजित करने वाली जो रेखा है, इसे बोला जाता है प्रदीप्ति व्रत। प्रदीप्ति व्रत या प्रकाश व्रत कहा जाता है। इसे प्रदीप्ति व्रत या प्रकाश व्रत कहा जाता है। तो यहां इसे समझिएगा। और दूसरी बात, हम यहां दिन और रात के संदर्भ में और अच्छे से क्लियर करें, इससे पहले मैं यहां आपको प्रदीप्ति व्रत के बारे में बताना चाहूंगा कि प्रदीप्ति व्रत की परिभाषा क्या है। पृथ्वी पर दिन और रात को विभाजित करने वाले व्रत को प्रदीप्ति व्रत कहा जाता है। यहां मैं लिख देता हूं इसकी परिभाषा को। पृथ्वी पर दिन व रात को, पृथ्वी पर दिन और रात को किस तरह से विभाजित किया जा रहा है, को विभाजित करने वाले व्रत को प्रदीप्ति व्रत कहते हैं। ठीक है, प्रदीप्ति व्रत कहते हैं। तो इस तरह से
सूर्य के सम्मुख वाला भाग दिन होगा और इसके विपरीत वाले भाग पर रात होगी। ये दिन और रात का बनना इससे ये क्लियर करता है। इसके अलावा जैसा कि हम बात करते हैं, पृथ्वी के ऊपर टोटल देशांतर की संख्या होती है 360 और 360 देशांतर के लिए ओवरऑल टाइम कितना है? 24 घंटे का। अर्थात एक देशांतर को पार करने में पृथ्वी को सूर्य को एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का वक्त लगता है। हम इसकी भी बात करें किस तरह से प्रत्येक मिनट में एक प्रदीप्ति व्रत एक देशांतर को पार करता है, इसकी भी बात करते हैं। इससे पहले यहां इसके घूर्णन गति के परिणाम स्वरूप जो दिन और रात के बनने की जो प्रोसेस है इसको यहां पर लिखते हैं। किस तरह से दिन और रात बनते हैं। पृथ्वी के घूर्णन के फलस्वरूप पृथ्वी के घूर्णन के फलस्वरूप पृथ्वी का एक भाग सूर्य के सम्मुख या सामने होता है, तथा दूसरा भाग सूर्य के विमुख या विपरीत दिशा में होता है। सूर्य के सामने वाले भाग पर दिन एवं विपरीत भाग पर रात होती हैं। इस तरह से सूर्य के सामने पृथ्वी के घूमने के कारण दिन और रात का निर्माण होता है। और ये जो भाग है, जैसा कि हम अभी बात कर चुके हैं, प्रदीप्ति व्रत की बात कर चुके हैं, पृथ्वी के दिन व रात को विभाजित करने वाला व्रत प्रदीप्ति व्रत कहलाता है, जो प्रति समय बदलता रहता है, हर समय बदलता रहता है। किस तरह से बदलता है? जैसे अगर हम बात करें कि जैसे अमेरिका की तरफ का बात करें तो जिस तरह से घूमती है पृथ्वी, वैसे वैसे
24 घंटे में पृथ्वी का प्रत्येक भाग एक बार सूर्य के सामने जरूर आएगा। इसलिए हम बात करते हैं कि जो किस तरह से यह बदलाव आता है, तो 360 देशांतर के लिए हम यहां बात करते हैं किस तरह से यह बदलाव आता है। पृथ्वी का प्रत्येक भाग 24 घंटे में एक बार 24 घंटे में एक बार सूर्य के सामने आता है। इसलिए हम कहते हैं कि पृथ्वी एक गोलाबनुमा है, एक जियोडी टाइप है। इस कारण से ये गोले में कुल कोण का मान होता है 360 और प्रत्येक कोण, प्रत्येक डिग्री एक देशांतर को इंगित करती है। तो 360 डिग्री देशांतर के लिए 24 घंटे होते हैं। इस कारण से एक देशांतर के लिए कितना वक्त होगा, हम इसकी भी यहां बात करते हैं कि 360 डिग्री देशांतर 360 डिग्री देशांतर के लिए 24 घंटे, यानी कि 360 डिग्री 24 घंटे में घूमती है पृथ्वी। तो 1 डिग्री देशांतर 24 घंटे में, हम घंटे को मिनट में कन्वर्ट करेंगे और 360 का भाग देंगे तो हमारे सामने आंकड़ा आएगा 4 मिनट। और हम जानते हैं कि देशांतर के द्वारा हम समय का निर्धारण करते हैं और समय का निर्धारण इसी आधार पर करते हैं जो हम अक्षांश देशांतर को पढ़ेंगे वहां और अच्छे से क्लियर करेंगे कि हमने प्रत्येक 4 देशांतर में एक प्रदीप्ति वृत्त का निर्माण होता है, एक प्रदीप्ति वृत्त आगे की ओर बढ़ता है और इस तरह से 24 घंटे में पृथ्वी है वो दिन और रात का निर्माण करती है। और जिस तरह से हम अंतरराष्ट्रीय समय मानक समय रेखा की बात करें जिसे हम ग्रीनविच मीन टाइम कहते हैं, इसका निर्धारण 0 डिग्री देशांतर रेखा से किया गया और कहा गया कि 0 डिग्री देशांतर के पूर्व का भाग पूर्वी गोलार्ध और पश्चिम का भाग पश्चिमी गोलार्ध कहा जाएगा। और इस तरह से हमने इसे 1882 में ग्रीनविच मीन टाइम को निर्धारित किया और इसके आधार पर हमने इस संपूर्ण पृथ्वी जगत के समय को निर्धारित किया। तो साथियों, हम यहां पर समय को निकालने के यहां सूत्र की तो बात नहीं करेंगे क्योंकि वहां हम अक्षांश और देशांतर को जब पढ़ेंगे तो वहां बात करेंगे कि किस तरह से समय का निर्धारण किया जाता है। लेकिन यहां सामान्य रूप से हम यहां पर पहले बात करते हैं कि किस तरह से पृथ्वी का प्रत्येक भाग सूर्य के सम्मुख दिन में एक बार जरूर आता है। इसलिए प्रत्येक भाग पर एक बार दिन और उसके विपरीत वाले भाग पर हमेशा रात होगी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि प्रत्येक 4 मिनट में प्रदीप्ति वृत्त 1 डिग्री देशांतर आगे बढ़ता है। अर्थात प्रत्येक 4 मिनट में प्रदीप्ति वृत्त 1 डिग्री देशांतर आगे बढ़ता है। और दूसरे शब्दों में कहें तो हम कह सकते हैं कि सूर्य एक देशांतर से दूसरे देशांतर तक पहुंचने में 4 मिनट का वक्त लगाता है। और इसी कारण से हम घड़ियों का निर्धारण करते हैं तो हम कहते हैं 1 घंटे में सूर्य 15 देशांतर को पार करता है। तो वो और भी हम आगे यहां पर बात करेंगे। तो अब हम बात करते हैं किस तरह से देशांतरों के निर्धारण की, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं तो यहां देशांतर के निर्धारण की भी साथ साथ में बात कर लेते हैं। नंबर 2, दूसरा प्रभाव है देशांतर का निर्धारण। देशांतर के निर्धारण से पहले मैं देशांतर की
सामान्य सी परिभाषा की बात करता हूं, देशांतर होते क्या हैं। साथियों, जिस तरह से पृथ्वी का जो शेप है वो है गोलाकार है। पृथ्वी का गोलाकार शेप सूर्य के सम्मुख जब इस तरह से घूर्णन करता है तो इसके परिणाम स्वरूप दिन और रात का निर्माण होता है। और ये देशांतर रेखाएं एक काल्पनिक रेखाएं होती हैं। ये देशांतर रेखाएं काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो हमारे यहां पर जिस तरह से हम कहें, ये एक तरह से सूर्य और पृथ्वी के बीच एक कोणीय दूरी होती है जिन्हें हम देशांतर कहते हैं। और इनका निर्धारण ग्रीनविच रेखा से या 0 डिग्री देशांतर से किया जाता है। या दूसरे शब्द में कहें कि ग्रीनविच रेखा से पूर्व व पश्चिम की ओर ज्ञात की गई कोणीय दूरी को हम देशांतर कहते हैं। इन देशांतरों का निर्धारण हमने किस तरह से किया है? हमने देशांतर का निर्धारण 0 डिग्री के आधार पर हमने अन्य देशांतर का निर्धारण किया। और यह 0 डिग्री देशांतर जिसे हम ग्रीनविच रेखा कहते हैं, 0 डिग्री देशांतर रेखा या इसे ग्रीनविच रेखा कहते हैं, इसका निर्धारण हमने किया 1882 में और इसे जीएमटी कहा जाता है। जीएमटी मतलब ग्रीनविच मीन टाइम, अंतरराष्ट्रीय समय रेखा इसे निर्धारित किया। पृथ्वी की गोल परिधि, पृथ्वी की गोल परिधि गोल परिधि के द्वारा 360 देशांतरों का 360 देशांतरों का निर्माण होता है। 360 देशांतरों का निर्माण होता है। मुख्य देशांतर रेखा, मुख्य देशांतर रेखा 0 डिग्री का निर्धारण, 0 डिग्री का निर्धारण 1882 में ग्रीनविच रेखा के रूप में किया गया। ग्रीनविच रेखा के रूप में किया गया, ग्रीनविच रेखा के रूप में किया गया एवं इसे अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा, मानक समय रेखा बनाया गया, मानक समय रेखा बनाया गया। ग्रीनविच रेखा के पूर्व का भाग पूर्वी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी भाग को पश्चिमी गोलार्ध कहा गया। पश्चिमी गोलार्ध कहा गया। ठीक है, तो इस तरह से इस ग्रीनविच रेखा के संदर्भ में हमने कहा कि इस ग्रीनविच रेखा का पूर्वी भाग पूर्वी गोलार्ध और पश्चिम का भाग पश्चिम गोलार्ध कहलाया। और पूर्वी गोलार्ध में हमेशा सूर्य पहले आएगा। जिस तरह से पृथ्वी घूर्णन करती है पश्चिम से पूर्व की ओर, तो
पृथ्वी के पश्चिम से पूर्व की ओर गति करने पर धीरे धीरे पूर्व से सूर्य पश्चिम की ओर आगे बढ़ता है। तो इसका निर्धारण हमने जीएमटी के रूप में किया। अब आगे हम तीसरे प्रभाव की बात करते हैं। तो तीसरा इसका प्रभाव क्या रहेगा? विभिन्न प्रकार के बलों का निर्माण, जिसमें हम इन 3 प्रकार के बलों की बात कर रहे हैं। हम अपकेंद्रित, अभिकेंद्रित और विक्षेपण बल की बात करेंगे, किस तरह से इनका निर्धारण होता है, जो कि पृथ्वी की घूर्णन गति के परिणाम स्वरूप होता है। नंबर 3, विभिन्न बलों की उत्पत्ति। विभिन्न बलों की उत्पत्ति, और इन विभिन्न बलों की उत्पत्ति में हम सबसे पहले बात करते हैं नंबर 1, अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल 2 प्रकार के बल होते हैं, एक होता है अपकेंद्रीय, एक होता है अभिकेंद्रीय। अप का मतलब हमेशा होता है बाहर की ओर, और अभि का मतलब होता है समीप की ओर। इन दोनों में सामान्यतः आप इस तरह से इसको क्लियरिफाई कर सकते हैं। अप का मतलब होता है नजदीक से दूर की ओर जाना या बाहर की ओर जाना, और अभि का मतलब होता है बाहर से अंदर की ओर आना। तो इसे समझिएगा, अपकेंद्रीय बल किस तरह से कार्य होता है कि जब पृथ्वी के ऊपर अस्थिर वस्तुओं को दूर की ओर धकेला जाता है। पृथ्वी जब घूर्णन कर रही होती है तो घूर्णन के परिणाम स्वरूप जो अस्थिर वस्तुएं होती हैं वे दूर की ओर धकेली जाती हैं। जिस तरह से मैंने आपको एग्जांपल दिया था, बाल्टी के अंदर हम जब पानी को घुमाते हैं तो इस तरह आप देखते हैं कि जो पानी है वो अपने स्थान से ऊपर की ओर यानी कि बाहर की ओर निकलता हुआ प्रतीत होता है, बाहर की ओर निकलता है। और ये जो प्रभाव है वो अपकेंद्रीय बल का ही प्रभाव है, या यूं कहें कि यह पृथ्वी से अस्थिर वस्तुओं को, इसका प्रभाव रहता है कि यह पृथ्वी की अस्थिर वस्तुओं को दूर की ओर धकेलता है, और भूमध्य रेखा पर यह सर्वाधिक पाया जाता है और ध्रुवों पर कम पाया जाता है। सामान्यतः प्रश्न इसको लेकर यही आते हैं कि अपकेंद्रीय बल सर्वाधिक कहां होता है, अभिकेंद्रीय बल सर्वाधिक कहां होता है, कोरियोलिस बल सर्वाधिक कहां होता है। तो इसको भी स्पेशली आपको यहां ध्यान रखना है कि जो अपकेंद्रीय बल की बात करते हैं तो यह भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक होता है, और अभिकेंद्रीय बल में क्या होता है कि अस्थिर वस्तुएं होती हैं वो केंद्र की ओर धकेली जाती हैं। जब आप लट्टू को घुमाते हैं या पानी की बाल्टी में पानी को घुमाते हैं तो आप देखते हैं कि जो कुछ अस्थिर वस्तुएं, थोड़े से आप कागज का टुकड़ा या कुछ भी प्लास्टिक का टुकड़ा डाल दीजिएगा, वो चीज हमेशा वो सेंटर की ओर क्या होगी, अंदर की ओर जाती हुई नजर आएगी। तो इस दौरान अभिकेंद्रीय बल में क्या होगा, अभिकेंद्रीय बल में अस्थिर वस्तुओं को केंद्र की ओर धकेला जाता है, और यह बल ध्रुवों पर अधिक होता है और भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है या शून्य होता है। तीसरा बल होता है कोरियोलिस बल, या जिसे हम विक्षेपण बल कहते हैं। इसमें क्या होता है कि पृथ्वी की घूर्णन गति से उत्पन्न होने वाला यह बल होता है जो पवनों की दिशा को विक्षेपित करता है, पवनों की दिशा को विक्षेपित करता है। और इस बल को सबसे पहले हम विक्षेपण बल की बात करें, इस विक्षेपण बल को सबसे पहले कोरियोलिस ने ज्ञात किया था। इस कारण से इसे हम कोरियोलिस प्रभाव या कोरियोलिस बल कहते हैं। और इसका प्रभाव क्या होता है, इसका प्रभाव यह होता है दोस्तों कि इसके प्रभाव के परिणाम स्वरूप पवनें उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ती हैं, विक्षेपित होती हैं। ये कोरियोलिस प्रभाव है। इस प्रभाव को, कोरियोलिस प्रभाव के परिणाम स्वरूप इस अस्थिर वस्तुओं के में बदलाव को, विक्षेपण को सबसे पहले फेरल ने यह समझाया था। इस कारण से इसे फेरल का नियम कहा जाता है। हम इसकी भी यहां पर बात करेंगे। और इसके पवनों के साथ साथ में ये धाराओं की दिशा में भी विक्षेपण पैदा करता है। तो बात करते हैं पहले बात करते हैं अपकेंद्रीय बल की। अपकेंद्रीय बल के परिणाम स्वरूप क्या होता है, अपकेंद्रीय बल सबसे ज्यादा भूमध्य रेखा पर होता है और यह पृथ्वी से अस्थिर वस्तुओं को दूर की ओर धकेलता है। यह पृथ्वी से अस्थिर वस्तुओं को
दूर की ओर धकेलता है। अपकेंद्रीय बल अपकेंद्रीय बल भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक तथा ध्रुवों पर शून्य होता है। ध्रुवों पर शून्य होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। फिर हम बात करते हैं नंबर 2, दूसरा बल। नंबर 2, अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल, और ये इसके विपरीत होता है। अब का मतलब बाहर की ओर धकेलना और अभी का मतलब केंद्र की ओर धकेलना। तो इसमें क्या होगा, अस्थिर वस्तुओं को केंद्र की ओर धकेला जाएगा। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी पर अस्थिर वस्तुओं को पृथ्वी पर अस्थिर वस्तुओं को केंद्र की ओर धकेला जाता है। केंद्र की ओर धकेला जाता है। और ये प्रभाव सर्वाधिक कहां होता है? अभिकेंद्रीय बल का प्रभाव, इसका प्रभाव सर्वाधिक प्रभाव ध्रुवों पर एवं भूमध्य रेखा पर शून्य होता है। एवं भूमध्य रेखा पर शून्य होता भूमध्य रेखा पर शून्य होता है। तो इस तरह से ये अभिकेंद्रीय बल का प्रभाव है। फिर हम बात करते हैं तीसरे बल की, और ये है विक्षेपण बल। तीसरा विक्षेपण बल। विक्षेपण बल या इसी को बोला जाता है कोरियोलिस बल। कोरियोलिस बल, विक्षेपण बल या कोरियोलिस बल क्या है कि पृथ्वी की घूर्णन गति से उत्पन्न होता है, जो पवनों की दिशा को विक्षेपित कर देता है। इस कारण से इसे विक्षेपण बल कहा जाता है। पृथ्वी की घूर्णन गति के प्रभाव स्वरूप पृथ्वी की घूर्णन गति से के प्रभाव स्वरूप पृथ्वी पर
मौजूद अस्थिर वस्तुएं अपनी दिशा से विक्षेपित हो जाती हैं, अपनी दिशा से विक्षेपित हो जाती हैं, विक्षेपित हो जाती हैं। सर्वप्रथम इस बल को कोरियोलिस महोदय ने ज्ञात किया। अतः इसे कोरियोलिस प्रभाव भी कहा जाता है। अतः इसे कोरियोलिस प्रभाव, कोरियोलिस इफेक्ट, कोरियोलिस प्रभाव कहते हैं। बार बार हम इस कोरियोलिस प्रभाव की बात करते हैं, बार बार ये शब्द हमारे सामने आता है। कोरियोलिस प्रभाव क्या होता है, तो याद रखिएगा, इससे सबसे पहले कोरियोलिस ने ज्ञात किया, इस कारण से इसे कोरियोलिस प्रभाव कहा जाता है। फिर कोरियोलिस प्रभाव को, यानी इस प्रभाव के आधार पर फेरल ने एक नियम दिया, एक नियम प्रतिपादित किया, जिसमें उन्होंने कहा कि पृथ्वी के ऊपर जो पवनें हैं, अस्थिर पवनें हैं, ये अपने उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर मुड़ जाती हैं। किसके प्रभाव के परिणाम स्वरूप? इस विक्षेपण बल के परिणाम स्वरूप, इस कोरियोलिस बल के प्रभाव स्वरूप पवनों की दिशा में जो बदलाव होता है, इस बदलाव को फेरल का नियम कहा जाता है। इस प्रभाव के फलस्वरूप फेरल ने नियम प्रतिपादित किया। फेरल के नियमानुसार फेरल के नियमानुसार पवनें उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर, उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ती हैं, तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ती हैं या विक्षेपित होती हैं, बाईं ओर मुड़ती हैं। और इसी को कहा जाता है फेरल का नियम। और याद करने के लिए आपको बता दूं, ये जब हम पवन संचरण पढ़ेंगे और जब हम जल धाराओं को पढ़ेंगे तब वहां पर भी ये फेरल का नियम यहां काम करेगा। आपको याद करना है कि उदा दब्बा, क्या याद रखना है आपको? उदा और दब्बा याद रखना है। एक ट्रिक मान लिएगा इसके, उदा दब्बा, अर्थात फेरल का नियम क्या है? उदा दब्बा, अर्थात उत्तरी गोलार्ध में पवनें किस ओर मुड़ेगी? दाहिनी ओर। और दक्षिणी गोलार्ध में पवनें किस ओर मुड़ेगी? बाईं ओर मुड़ेगी। ये बात आपको यहां स्पेशली यहां ध्यान रखनी है। उदा दब्बा का ट्रिक आपको इस्तेमाल लेना है। उत्तर में दाहिनी ओर और दक्षिण में बाईं ओर मुड़ती हैं। ये बात आप यहां पर ट्रिक के माध्यम से याद रखिएगा, उदा दब्बा।
यानी कि उत्तर में दाईं और दक्षिण में बाईं ओर मुड़ती है। चलिए हम इस तीसरे प्रभाव के पश्चात हम बात करते हैं चौथे प्रभाव की। तो यहां हम बात कर रहे हैं ज्वार भाटा की उत्पत्ति। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं ज्वार भाटा की उत्पत्ति। अगला प्रभाव रहेगा पृथ्वी की घूर्णन गति का प्रभाव ज्वार भाटा की उत्पत्ति पर भी पड़ता है। जिस तरह से हम इस ज्वार भाटा, हालांकि हमारे यहां महासागरीय परिसंचरण का एक अलग से टॉपिक भी है, उसके अंतर्गत और अच्छे से इसको हम डिटेल करेंगे। सामान्य रूप से हम देखते हैं कि ज्वार भाटा की उत्पत्ति में पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति, चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति और साथ ही सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति का प्रभाव रहता है, और इसके साथ साथ में पृथ्वी की घूर्णन गति का भी प्रभाव रहता है। जिस तरह पृथ्वी जिस तरह से घूर्णन गति करती है, तो जो भाग पृथ्वी का वो भाग, जलीय भाग जो चंद्रमा के सामने आता है, वो भाग चंद्रमा और सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के परिणाम स्वरूप जलीय भाग उसकी ओर खींचता है, जिसके परिणाम स्वरूप उस भाग पर ज्वार होता है, और जस्ट उसके विपरीत दिशा का जो भाग होगा वहां पर भाटे की स्थिति आएगी। अर्थात ज्वार का मतलब होता है ज्वार के दौरान पृथ्वी पर मौजूद जो समुद्री जलीय भाग है वो ऊपर की ओर उठता है, और भाटे के परिणाम स्वरूप इसकी विपरीत स्थिति होती है, यानी कि जस्ट इसके अपोजिट साइड में वो जलीय भाग है वो नीचे की ओर जाता है। इसे ज्वार भाटा कहते हैं। और ये ज्वार भाटा जिसमें सबसे अधिक शक्ति कार्यरत होती है वो होती है चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति। उसके बाद में दूसरा जो कार्य करती है वो कार्य करती है सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति। तीसरी पृथ्वी की घूर्णन गति कार्य करती है। ये भी हम यहां पर जब ज्वार भाटा को पढ़ेंगे तो और अच्छे से इसको क्लियर करेंगे। अब हम बात करते हैं चौथे प्रभाव के पश्चात पांचवें प्रभाव की बात करते हैं कि इस पृथ्वी पर मौजूद अस्थायी पवनों की दिशा में परिवर्तन होता है। नंबर 5, अस्थायी पवनों व जलधाराओं। अस्थायी पवनों और धाराओं की दिशा में बदलाव या परिवर्तन। जहां हम देखते हैं, आपने अस्थायी पवनों के रूप में नाम सुने होंगे जल समीर, स्थल समीर, पर्वत समीर, घाटी समीर का। तो साथियों, ये किस प्रकार से घूर्णन गति के परिणाम स्वरूप प्रभावित होती हैं। जिस तरह से हम देखते हैं कि दिन के समय जल समीर और घाटी समीर चला करती हैं, और रात के समय स्थल समीर और पर्वत समीर चला करती हैं। तो हालांकि हम इसको पवनों के अंतर्गत बहुत अच्छे से डिटेल करेंगे। यहां पर केवल इतना ही हमें ध्यान रखना है कि जो दिन के समय जल समीर और घाटी समीर का प्रवाह चलता है, और रात के समय स्थल समीर और पर्वत समीर का प्रवाह चला करता है। दिन में और रात में। दिन में जल समीर व घाटी समीर। रात में स्थल समीर व पर्वत समीर चलती हैं। इसको निर्धारण भी पृथ्वी की घूर्णन गति के परिणाम स्वरूप होता है। इसे आपको याद रखने के लिए एक ट्रिक बता रहा हूं, याद रखिएगा। आपको याद रखना है जग दिन और इस्प रात। क्या याद रखना है? जग दिन इस्प रात। प्रश्न ये आता है, सेकंड ग्रेड 2016 में प्रश्न आ चुका है
कि दिन के समय में कौन सी पवन चलती हैं, या पूछ ले घाटी समीर कब चलती हैं, दिन में या रात में, या स्थल समीर कब चलती हैं। तो इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं और अक्सर प्रश्न ये सेकंड ग्रेड रीट इत्यादि में भी पूछे जा चुके हैं। तो याद रखिएगा, आपको याद रखना है कि दिन के समय किस प्रकार की पवनें चलती हैं। तो दिन के समय पवन चलती हैं जल समीर और घाटी समीर। ठीक है, जल समीर और घाटी समीर। इस प्रात यानी कि रात के समय कौन सी पवन चलती हैं, स्थल समीर और पर्वत समीर चला करती हैं। तो ये आपको याद रखना है, इस ट्रिक के माध्यम से याद रखिएगा। बहुत बार ये प्रश्न पूछे जाते हैं और आसानी से याद रहेगा। एक फेरल का नियम, उदा दबा और जग दिन इस प्रात याद रखना है आपको। तो इस तरह से, इसके अलावा जल धाराओं की दिशा में भी हम बात करें तो ये बदलाव कैसे होता है कि जिस तरह से हम विक्षेपण बल की बात कर रहे थे, उसी तरह से ये पृथ्वी की घूर्णन गति के परिणाम स्वरूप भूमध्य रेखीय या विषुवत रेखीय क्षेत्र से पवनें उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर मुड़ती हैं तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ती हैं, विक्षेपित होती हैं। ये भी इस घूर्णन गति का प्रभाव है। तो साथियों, अब तक हमने जहां इस घूर्णन गति के संदर्भ में बात की या परिभ्रमण गति के बारे में बात की, तो ये सारे प्रभाव नजर आते हैं। वापस से एक बार रिपीट करना चाहूंगा। सबसे पहले तो यहां रिपीट ये करना चाहूंगा कि इसकी दिशा हमेशा याद रखिएगा। पृथ्वी की दोनों ही गतियों का, चाहे वो घूर्णन गति हो चाहे परिक्रमण गति हो, दोनों की दिशा एक ही तरह है। एंटी क्लॉक शेप में, एंटी क्लॉक टाइप में है, या फिर वामाव्रत है, या पश्चिम से पूर्व की ओर। याद कैसे रखना है, पप्पू की तरफ पृथ्वी घूमती है दोनों ही तरफ से। ठीक है, घूर्णन गति क्या होती है, घूर्णन गति में पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। जिस तरह से या यूं कहें, मैं सामान्य रूप से आपको कहूं, इस तरह से अपने ही पांव पर घूमना। और अपने पांव पे हम कितना जल्दी घूम सकते हैं, शीघ्र घूम सकते हैं। यदि हमें कहा जाए कि किसी एक टेबल के चारों ओर घूमना है, अर्थात वो गति होगी परिक्रमण गति, अर्थात सूर्य के चारों ओर घूमने वाली गति होगी, तो हम देखते हैं कि उसमें समय ज्यादा लगता है। तो इस तरह से आप इस चीज को अलग से समझ सकते हैं कि घूर्णन गति शीघ्र होती हैं और एक दिन में होती हैं, अर्थात 24 घंटे में होती हैं, इसलिए ये जल्दी होती हैं। इसे दैनिक गति कहा जाता है। और दैनिक गति की स्पीड, इसकी सर्वाधिक स्पीड रहती है भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा पर लगभग 1670 किलोमीटर प्रति घंटा। इसकी अवधि की बात की तो ये एग्जैक्टली हम कहें तो ये एग्जैक्टली 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में पूरा करती हैं। इसे वास्तविक गति कहते हैं और इस वास्तविक गति को नक्षत्र दिवस कहा जाता है। और औसत गति होती है 24 घंटे में, जिसे सौर दिवस कहा जाता है। इसके प्रभाव क्या रहते हैं, इसके प्रभाव के परिणाम स्वरूप हमने यहां देखा कि इसके प्रभाव के परिणाम स्वरूप दिन और रात बनते हैं। इसका प्रभाव है जिसके परिणाम स्वरूप देशांतरों का निर्धारण होता है। इसके प्रभाव के परिणाम स्वरूप 3 प्रकार के बल निर्मित होते हैं, अपकेंद्रीय, अभिकेंद्रीय और विक्षेपण बल। इसके प्रभाव के परिणाम स्वरूप ही ज्वार भाटे की उत्पत्ति होती है। इसके प्रभाव के परिणाम स्वरूप ही अस्थायी पवनों की दिशा में बदलाव होता है और जल धाराओं की दिशा में भी बदलाव होता है। ये सारे प्रभाव इस घूर्णन गति के प्रभाव थे। आपको एग्जैक्टली यहां यह भी ध्यान रखना है कि यहां इस घूर्णन गति का सर्वाधिक प्रभाव भूमध्य रेखा पर और न्यून प्रभाव या शून्य प्रभाव ध्रुवों पर देखा जाता है। ठीक है, और पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है, 23.5 डिग्री। ये घूर्णन गति यहां पूरी होती है। अगली क्लास में हम परिक्रमण गति की बात करेंगे, वार्षिक गति की बात करेंगे। धन्यवाद।